हेलो बच्चों। हम लोग पढ़ रहे थे बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस और इसमें हम लोग ने स्टार्ट किया था प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट बायोटेक्नोलॉजी या जेनेटिक इंजीनियरिंग। हम लोग इसमें देख रहे थे कि बायोटेक्नोलॉजी यानी जेनेटिक इंजीनियरिंग में कौन कौन से प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं जिसकी मदद से हम लोग एक बैक्टीरियल सेल में एक ह्यूमन प्रोटीन को बनवा पा रहे थे। और इसी चीज को मैंने एक आपको हाइपोथेटिकल एक्सपेरिमेंट से समझाने की कोशिश की थी। ये बात आपको समझ में आ गई थी। कौन कौन से प्रोसेस उसमें इन्वॉल्व होते हैं उसकी मैंने एक चार्ट बनाई थी, और वो मैं आशा करता हूं कि वो चार्ट आपके दिमाग में जरूर बस गया होगा, क्योंकि उसके लिए मैंने आपको एक सेपरेट लेक्चर से आपको चीजों को याद कराने की कोशिश की थी। ठीक है। फिर मैंने जो लास्ट क्लास में जो आपको पढ़ाया था वो ये पढ़ाया था कि कौन कौन अगर मैं बात करूं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में छोटे मोटे कॉन्सेप्ट जो इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, ट्रांसलेशन क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन को ट्रांसक्रिप्शन बोलते क्यों हैं, ट्रांसलेशन को ट्रांसलेशन क्यों बोलते हैं। ठीक है, वही सब चीजें मैंने आपको बताने की कोशिश की थी। फिर मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि मैंने ये बोला था कि डीएनए एक्ट एज ए जेनेटिक मटेरियल मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स। आरएनए भी आपका जेनेटिक मटेरियल होता है, लेकिन प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल नहीं होता है। ऐसा इसलिए बेटा क्योंकि अगर मैं किसी को जेनेटिक मटेरियल बोल रहा हूं तो उसका सेल्फ रेप्लिकेशन होना बहुत जरूरी है। उसका इसका मतलब क्या है कि उसको अपने आप को भी बनवाना बहुत जरूरी है। लेकिन प्रोटीन अपने आप को प्रोटीन से प्रोटीन कभी नहीं बन सकता। ठीक है, और इसीलिए हमने प्रोटीन को जेनेटिक मटेरियल नहीं माना था। यह बात भी आपको दिमाग में बसा लेनी चाहिए। ठीक है, अब हमने उसके बाद देखा था कि किस तरीके से हम लोग डोनर सेल से डीएनए को हम लोग आइसोलेट करते हैं, और फिर डीएनए को आइसोलेट करने के बाद हम लोग उससे जीन ऑफ इंटरेस्ट कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं। उसके बाद हम लोग क्या 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 प्रोसेस यूज करते हैं, जैसे कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस वगैरह। ठीक है, उसमें फिर मैंने आपको यह भी बताया था कि किस तरीके से हम लोग रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की हेल्प से डीएनए को कट करेंगे, और जो फ्रेगमेंट्स बनेंगे वो इक्वल साइज ना होके अनइक्वल साइज के बनेंगे। इसका रीजन भी मैंने आपको बताया था कि अनइक्वल साइज इसलिए होता है क्योंकि जो स्पेसिफिक रिकॉग्निशन सीक्वेंसेस होते हैं वो आपके डीएनए में एकदम इवनली प्लेस्ड नहीं होते हैं, और इसी कारण जो हमें फ्रेगमेंट्स मिलते हैं आफ्टर कटिंग विद द हेल्प ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, उसमें जो साइज होगा वो डिफरेंट डिफरेंट होगा। और ये हमारा हेल्प करेगा किसमें, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की हेल्प से हम लोग जीन ऑफ इंटरेस्ट को आइसोलेट करने की कोशिश कर रहे थे। फिर उसमें मैंने आपको देखा था कि हमारे पास बहुत सारे फ्रेगमेंट्स हैं, उसमें मुझे ये देखना था कि मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट क्या है। जीन ऑफ इंटरेस्ट मतलब क्या, जैसे कि अगर मैं बैक्टीरियल सेल में क्या बनवा रहा था, प्रोटीन को बनवा रहा था। कौन सा प्रोटीन, ह्यूमन इंसुलिन को बनवा रहा था। तो मेरे पास बहुत सारे फ्रेगमेंट्स हैं, तो मुझे उसमें से यह देखना पड़ रहा था कि कौन से फ्रेगमेंट में आपका इंसुलिन को कोड करने वाली जीन है। और उसके लिए मैंने आपको 3 मेथड बताए थे जो आपका एनसीईआरटी में मेंशन है, दैट इज हिट एंड ट्रायल मेथड। ठीक है, और भी 2 चीज मैंने आपको बताया था, जैसे कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए और आर्टिफिशियल जीन सिंथेसिस। अगर आपने लास्ट लेक्चर देखा होगा तो आपको बेहतर ढंग से ये चीज समझ में आ रही होगी कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है बच्चों, चलिए तो हम लोग उसी को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। स्टेप्स मैंने वापस से आपको लिख दिया है। ठीक है, सबसे पहले आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रॉम डोनर सेल। ठीक है, ये चीज मैंने लिख लिया। फिर फ्रेगमेंटेशन ऑफ डीएनए बाय रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस, ये भी मैंने देख लिया था। फिर मैंने आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट, इसका मतलब क्या था, डिजायर्ड का मतलब क्या था कि जो मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट है बेटा, मैंने ये देखने की कोशिश की थी कि जो मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो कहां पर लोकेटेड है। ठीक है, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे फ्रेगमेंट्स हमको मिले थे। ठीक है, आज हमको क्या देखना है, लाइगेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट इनटू ए वेक्टर। मतलब किस तरीके से मैं अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को वेक्टर में क्या करूंगा, कंबाइन करके उससे क्या फॉर्म करने वाला हूं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। क्या मैं ये चीज पहली बार बता रहा हूं क्या बेटा, मैं पूरे के पूरे बायोटेक्नोलॉजी में कई बार आपको यह बता चुका हूं कि किस तरीके से मैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनवाता हूं। तो आज भी मैं कुछ नया नहीं बताऊंगा, वही सेम चीज को मैं वापस से रिपीट करूंगा, और मुझे आशा है कि आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी। ठीक है बच्चों, चलिए
तो फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए देखेंगे हम लोग आज के लेक्चर में, और उसके बाद देखेंगे ट्रांसफरिंग रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू द होस्ट, और इस चीज को भी मैं आपको बेटा समझा चुका हूं, दैट इज ट्रांसफॉर्मेशन। आपको ये चीज मैंने बताई थी कि अगर हम बैक्टीरिया की बात करते हैं तो बैक्टीरिया में लेटरल जीन ट्रांसफर के 3 तरीके अगेन एंड अगेन मैं आपको बताया था, और आज फिर बता देता हूं। फर्स्ट होता है ट्रांसफॉर्मेशन, दूसरा होता है ट्रांसडक्शन, और तीसरा होता है कॉन्जुगेशन। ठीक है, एंड इट इज नॉट द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू अगेन एंड अगेन, सो प्लीज मार्क माय वर्ड कि मैं हर बार आपको क्या बोलने की कोशिश करता हूं। ठीक है बच्चों, चलिए तो हम लोग इसको बेसिक तरीके से थोड़ा वापस से देखते हैं और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए तो ये है मेरा डीएनए, जिसको मैंने कहां से आइसोलेट किया, कहां से आइसोलेट किया बेटा, लास्ट क्लास याद करो, कहां से, डोनर सेल से। डोनर सेल से, ठीक बच्चों, डोनर सेल से मैंने अपना क्या डीएनए आइसोलेट किया, और उसके बाद फिर मैंने क्या किया, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की हेल्प से मैंने इसको कट कर दिया। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की हेल्प से मैंने इसको कट कर दिया। अब एक बात और ध्यान देना है बेटा कि मुझे जब मैं डोनर सेल से जब मैं डीएनए को आइसोलेट करूंगा तो मेरे पास बहुत बड़ा डीएनए मिलेगा। उसमें जो आपके रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के जो स्पेसिफिक रिकॉग्निशन सीक्वेंसेस होते होंगे वो डिफरेंट जगह प्लेस होते होंगे। ठीक है, तो मुझे बहुत सारे फ्रेगमेंट मिलने वाले हैं। अब मैंने हीट एंड ट्रायल मेथड या जो भी मैंने मेथड यूज किए थे उससे मैंने ये जान लिया कि ये वाला वो सेगमेंट है जिसमें मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट लोकेटेड है। तो ये वो सेगमेंट है डीएनए का जिसमें मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट लोकेटेड है। जीन ऑफ इंटरेस्ट लोकेटेड है। ठीक है, एक चीज और, आपकी एनसीईआरटी की अगर मैं बात कर रहा हूं बेटा, ध्यान से सुनना, आपकी एनसीईआरटी में इसको फ्रेगमेंट करने के बाद, मतलब कहने का मतलब क्या है कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करने के बाद ये जो मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, इसमें मैं पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का यूज करके मैं बहुत सारी कॉपी तैयार कर लूंगा जीन ऑफ इंटरेस्ट की। ठीक है, तो पीसीआर के लिए मैंने एक सेपरेट लेक्चर रख रखा है। पीसीआर को मैं एक सेपरेट लेक्चर में आपको समझा दूंगा। अभी सिर्फ आप इतना समझो कि जो मैं आपका रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के कट करने के बाद जब मैं जीन ऑफ इंटरेस्ट को पहचान लूंगा तो उस जीन ऑफ इंटरेस्ट को एम्पलीफाई करने के लिए मैं यूज करूंगा पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पीसीआर। कैरी मुलिस ने बेटा इसको बताया था। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है पीसीआर, है ना। बहुत सारे डायग्नोसिस में जब आप डॉक्टर बन जाएंगे तो बहुत सारे डायग्नोसिस में भी हम लोग पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का यूज करते हैं। मुझे लगता है कि ये वाला पॉइंट जो मैंने आपको एक्स्ट्रा समझाने की कोशिश की है वो आपको समझ में आ गया। अब ये मैंने यहां से डीएनए से रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करके मैंने मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट क्या कर लिया, आइसोलेट कर लिया। अब मैं यूज करूंगा वेक्टर। अब याद करो बच्चा कि जब मैंने आपको वेक्टर पढ़ाया था तो मैंने वेक्टर में आपको कुछ चीजें बताई थी कि वेक्टर में क्या क्या खास बात होनी चाहिए। ठीक है, और उसमें जो सबसे खास बात थी वो ये होना चाहिए बेटा कि उसके पास खुद का ओराई होना चाहिए, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, जहां से दोनों स्टैंड आपस में एक दूसरे से अलग होते हैं। ठीक है, तो उसके पास खुद का ओराई होना चाहिए। और वेक्टर की पहली खास बात तो ये हो गई। दूसरा मैंने आपको ये बहुत अच्छी तरीके से बताया था बेटा कि ये ऑटोनोमसली रेप्लिकेट करना चाहिए। इसका मतलब भी मैंने आपको बताया था कि वो अब रेप्लिकेट करने के लिए मेन क्रोमोसोमल डीएनए पे डिपेंड नहीं होना चाहिए, और इस चीज को भी मैंने अच्छी तरीके से आपको बताया था। ठीक है, तो मैंने वहां पर वापस से आपको ये चीज रिवाइज करा दी।
ठीक है, चलिए अब इसको भी मैंने क्या किया बेटा, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट किया। ठीक है, अब मैं यहां पर एक चीज मेंशन करना चाह रहा हूं, आप इसको ध्यान से सुनना। ठीक है, मुझे यह बताइए कि क्या ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम और ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम एक दूसरे से सिमिलर होंगे क्या? बिल्कुल बिल्कुल। और ऐसा इसलिए मैं करता हूं कि जिससे मैंने डोनर डीएनए को कट किया था, उसी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से मैं वेक्टर डीएनए को भी कट करता हूं। और ऐसा इसलिए था, बताओ क्यों था? क्योंकि यहां पर जो फॉर्म होंगे, वो जो स्टिकी एंड्स फॉर्म होंगे, इसको मैंने सिंगल स्टैंडर्ड ओवरहैंग्स बोला था। अगर आपको लेक्चर्स याद आ रहे होंगे तो इसको मैंने क्या बोला था, सिंगल स्टैंडर्ड ओवरहैंग्स। ये भी आपके यहां पर भी है सिंगल स्टैंडर्ड ओवरहैंग्स। तो ये दोनों जो सिंगल स्टैंडर्ड ओवरहैंग्स होते हैं, ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होंगे अगर मैं सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से इसको कट करूंगा। ठीक है, आ गई बात समझ में? और इसीलिए जब मैं इन दोनों को पास पास में रख दूंगा बेटा, तो इसमें ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी। और यही सेम चीज क्या डीएनए लाइगेज के फंक्शन को फैसिलिटेट कराएगी, ताकि ये क्या बन पाए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन पाए। नहीं आई बात समझ में? आ गई होगी बात समझ में। ठीक है, तो मैंने क्या बताया बेटा आपको कि ये दोनों रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। ठीक बच्चों, तो ये वाला पॉइंट समझ में आ गया। तो मैं यहां पर ये लिख सकता हूं कि ये दोनों रेस्ट्रिक्शन एंजाइम एक दूसरे से क्या होंगे बेटा, सेम होंगे, सेम होंगे। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, और ये जो मैंने बनाया है, इट इज एलियन डीएनए विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, इट इज एलियन डीएनए विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, which is obtained from donor DNA और donor cell। ठीक है, एलियन डीएनए विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम डोनर डीएनए। एम आई क्लियर बेटा? चलिए ठीक है। अब मैं यहां पर कुछ चीजें और आपको बताना चाहूंगा, सुनते रहना बेटा बात ध्यान से। हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो मान लीजिए ये है आपका ए टी टी। ठीक है, ये सिंगल स्टैंडर्ड ओवरहैंग्स है बेटा। तो ये भी आपका क्या होगा, ए टी टी। ठीक है, वही सेम चीज यहां पर ए टी टी, और यहां पर भी आपका क्या होगा, ए टी टी। ठीक है, चलिए तो अब अगर इन दोनों फ्रेगमेंट्स को मैं पास में रख दूंगा, अगर इन दोनों फ्रेगमेंट्स को अब मैं पास में रख दूंगा, तो इसमें ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, इनमें बन जाएगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है, ठीक है, ठीक। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहां बनेगा, आइए पहले देखते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहां बनेगा। पहले इसको छोड़ो, पहले हम इसको देखते हैं। ठीक है, ये है आपका एलियन डीएनए और ये है आपका क्या, यह क्या है आपका बेटा, वेक्टर। ठीक है, चलिए अब हमने क्या बोला कि इनके बीच में क्या हो जाएगी, आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो यहां पर क्या हो गई बेटा, आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहां पर क्या हो गई आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यहां पर। ठीक है, तो ये जो मैंने ग्रीन कलर से बनाया है, यहां पर क्या हो गई, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक, चलिए और बताइए, और अगर सिंपल सी चीज में एक और बात करूं, यहां कहीं पर आपका क्या बनेगा, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। क्योंकि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम किसको कट कर रहा था बेटा, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड को ही तो कट कर रहा था ना। ठीक है, और इसका मतलब जब मैंने इनको पास में रखा,
ठीक है, तो यहां पर मैंने क्या यूज किया था, डीएनए लाइगेज एंजाइम। डीएनए लाइगेज मेक्स फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, डीएनए लाइगेज एंजाइम मेक्स फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। इन चीजों को मैंने बहुत अच्छी तरीके से बताया था। अब देखो एएटीटी, जब मैं इसको यहां पर लाके ऐसे जोड़ूंगा जोड़ूंगा तो देखो यहाँ एएटीटी है, यहाँ पे टीटीए है, तो यहाँ पर ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हुए। यहाँ पर ये वाला जो सेगमेंट है, जब मैं इसको ऐसे लाके जोड़ूंगा तो यहाँ पे देखो टीटीए है, तो यहाँ पे एटीटी है, तो ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है कि नहीं बेटा। तो ये जो सिंगल स्टैंडर्ड ओवरहैंग्स हैं, ये जो सिंगल स्टैंडर्ड ओवरहैंग्स हैं, दे आर कॉम्प्लीमेंट्री। तो ये इसको मैंने क्या बोला था, सिंगल स्टैंडर्ड ओवरहैंग्स। इन सब चीजों को मैंने बहुत अच्छी तरीके से आपको बेटा पढ़ा रखा है। जब मैंने आपको क्या पढ़ाया था, जब मैंने आपको रेस्ट्रिक्शन एंजाइम पढ़ाए थे। ठीक है, चलिए ठीक। तो अब इनमें क्या हुआ, अब इनमें क्या हुआ, जब बॉन्डिंग हो गई तो ये जो आपका बन गया, ये जो आपका बन गया, दैट इज रिकॉम्बिनेंट डीएनए, दैट इज रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ठीक, आ गई बच्चे बात समझ में। ठीक 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 ठीक। अब सर फिर ये क्या बना रखे हो, आइए देखते हैं। यहां पर मैंने क्या बनाया था, एएटीटी, ये भी एएटीटी है। मुझे बताओ कि ये एएटीटी और एएटीटी ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होंगे क्या? हाँ, ये भी एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं बेटा, ये भी एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। ध्यान से देखो, ये दोनों सिंगल स्टैंडर्ड ओवरहैंग्स भी एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। अब यहीं पर तो खेल होगा बेटा, अभी आपको समझ में आएगा बात। कॉम्प्लीमेंट्री, ये भी जो सिंगल स्टैंडर्ड ओवरहैंग्स हैं, ये भी एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि कुछ आपके प्लाज्मिड, जब हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने की कोशिश कर रहे होंगे, तो कुछ रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन जाएंगे और कुछ रिकॉम्बिनेंट डीएनए नहीं बन पाएंगे, क्योंकि ये दोनों सिंगल स्टैंडर्ड ओवरहैंग्स भी आपस में एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। तो ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे और वापस से फिर ये क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, ये वाला प्लाज्मिड जो जैसा पहले था वैसे ही बन जाएगा। ठीक है, तो यहां पर क्या आपको जीन ऑफ इंटरेस्ट दिख रहा है या एलियन ऑफ डीएनए नहीं दिख रहा है ना बेटा। ठीक है, तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, यहां पर क्या हो जाएगा, रीएनील, रीएनील हो जाएगा। और रीएनील होने के कारण यहां पर ये आपका सिंपल डीएनए है, नॉट रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ये सिर्फ आपका डीएनए है, इसमें आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, इसमें आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, इसमें आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है, आ गई बात समझ में। अब मुझे नहीं पता रहेगा, मैं बाद में सिलेक्शन और स्क्रीनिंग के तहत इस चीज का पता लगाऊंगा कि कौन सा रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट है और कौन सा नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट है। तो थोड़ा सा हौसला रखो, थोड़ा सा आप पेशेंस रखो, अभी आपको समझ में आ जाएगा कि मैं किस तरीके से सिलेक्शन और स्क्रीनिंग के तहत मैं पता लगा पाऊंगा कि कौन सा रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट्स है और कौन सा नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट है। क्वेश्चन भी आता है वहां से और बच्चे बहुत कंफ्यूज भी होते हैं, लेकिन कंफ्यूज होने की बेटा आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए, तो अब मुझे समझ में आ गया, मुझे समझ में आ गया कि क्या किस तरीके से मैंने रिकॉम्बिनेंट डीएनए को बनवा लिया, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो अब मुझे यहां पे देखो, फ्रेगमेंटेशन कंप्लीट हो गया, आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट कंप्लीट हो गया, लाइगेशन ऑफ द डीएनए फ्रेगमेंट इनटू ए वेक्टर ये भी कंप्लीट हो गया। तो हमने 4 प्रोसेस को कंप्लीट कर लिया। ठीक है, अब हमें 5वां प्रोसेस देखना है, दैट इज ट्रांसफरिंग द रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू द होस्ट, इनटू द होस्ट। तो अब हमें क्या देखना है, 5वां वाला प्रोसेस देखना है, ट्रांसफरिंग द रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू द होस्ट। तो आइए अब हम लोग इस वाले प्रोसेस को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। इधर देखो बच्चा, अब ये है आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ये वाला बेटा आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए है। ठीक है,
चलिए हम मान लेते हैं कि ये आपका क्या है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए है। ठीक, सुनते रहना बेटा बात ध्यान से, तभी हम लोग दूर तक पहुंच पाएंगे। अब इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस बैक्टीरियल सेल में, यानी कि होस्ट बैक्टीरियल सेल जिसको मैं अब बोलूंगा, इसको मैं क्या बोलूंगा बेटा, होस्ट बैक्टीरियल सेल, इसमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए को होस्ट बैक्टीरियल सेल, ठीक है, इसमें मैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए को ट्रांसफर कर दूंगा। ठीक है, ट्रांसफर कैसे करूंगा, वो उन प्रोसेसेस को ही हम लोग इस वाले लेक्चर में आपका बात करने वाले हैं। लेकिन हमें इतना कई बार पढ़ने से ये पता लग गया है कि अगर हम लोग किसी फॉरेन डीएनए को एक बैक्टीरियल सेल में अगर इंट्रोड्यूस करा देते हैं तो इस प्रोसेस को हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। एम आई एब्सोल्युटली क्लियर बेटा, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, चलिए, तो बेटा ये वाला प्रोसेस प्लीज आप अगेन एंड अगेन याद रखना है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए, तो वही मैं बोल रहा हूं, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए बैक्टीरियल सेल। अब मैंने यहां पर रिकॉम्बिनेंट डीएनए, लेकिन मेरे बैक ऑफ द माइंड में एक चीज और है, मेरे दिमाग में एक चीज और है, और वो एक चीज ये है कि ये जो डीएनए मैं जो इस बैक्टीरियल सेल में ट्रांसफर कर रहा हूं, ये रिकॉम्बिनेंट हो भी सकता है और रिकॉम्बिनेंट नहीं भी हो सकता है, क्योंकि कुछ वेक्टर्स, यानी कि कुछ जो बेटा आपके प्लाज्मिड्स थे वो वापस से रीएनील हो गए और उसमें मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है, तो कुछ जो बैक्टीरिया, अब सुनना पूरी बात, तो यहां पर जो मैंने ट्रांसफॉर्मेशन की प्रक्रिया बना दी, अब ट्रांसफॉर्मेशन बैक्टीरिया में मैं ये मान के चल रहा हूं कि मेरे लिए अभी क्या है, ट्रांसफॉर्मेंट, वो वाले ट्रांसफॉर्मेंट है जिसमें आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए है। ठीक है, चलिए, अब इस प्रोसेस को, ये प्रोसेस इतना इजी नहीं है बेटा जितना आपको दिख रहा है। ठीक है, जब आपने ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट पढ़ा होगा बेटा, तो उसमें जो ट्रांसफॉर्म, आपने ध्यान दिया होगा कि जो आपका, सुनना पूरी बात ध्यान से, कि जो आपका बैक्टीरिया था उसने बाहर से डीएनए मॉलिक्यूल को अपने अंदर ले लिया था, और इसीलिए वो क्या कहलाया था बेटा, आपका ट्रांसफॉर्मेशन की प्रक्रिया। ठीक है, लेकिन ऐसा हर बैक्टीरिया में हो, ऐसा वो जरूरी नहीं है। हाँ, ये जो प्रोसेस बहुत सारे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में भी देखने को मिलेगा, बहुत सारे ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया में भी देखने को मिलेगा, लेकिन सारे के सारे बैक्टीरिया में नेचुरल ट्रांसफॉर्मेशन की प्रक्रिया प्रेजेंट हो ऐसा जरूरी नहीं है। इस चीज को ध्यान रखिएगा बिल्कुल। तो अगर किसी बैक्टीरिया, सुनना पूरी बात ध्यान से, अगर किसी बैक्टीरिया में नेचुरल तरीके से बाहर के डीएनए को, एटमॉस्फेयर के डीएनए को अपने अंदर लेने की कैपेबिलिटी है, तो इस तरीके के बैक्टीरिया को हम लोग नेचुरल कंपिटेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, नेचुरल कंपिटेंस, मतलब उसमें नेचुरली ये चीज प्रेजेंट है कि वो बाहर से किसी डीएनए को अपने अंदर इंट्रोड्यूस करा सकता है। एम आई एब्सोल्युटली क्लियर? और अगर नहीं है प्रेजेंट, तो इस चीज को हम लोग बोलेंगे इंड्यूस्ड कॉम्पिटेंस। क्या बोलेंगे, इंड्यूस्ड कॉम्पिटेंस। तो पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि जो एक नया वर्ड अराइज हुआ है, दैट इज कॉम्पिटेंस, ये होता क्या है, और उसके बाद हम लोग इसकी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो मैंने यहां पर पहले से लिख रखा है ताकि आपका टाइम बचे। आइए देखते हैं। तो कॉम्पिटेंस में मैंने क्या लिखा है, फिजियोलॉजिकल रिसेप्टिव स्टेट। ये किसी बैक्टीरिया की फिजियोलॉजिकल रिसेप्टिव, मतलब कि रिसीव करने की एक फिजियोलॉजिकल स्टेट होती है, इन विच सेल कैपेबल ऑफ टेकिंग ऑफ डीएनए फ्रॉम सराउंडिंग एंड गेट कन्वर्टेड इनटू ए ट्रांसफॉर्म सेल, दैट इज ट्रांसफॉर्मेंट। अब इसको मैं हिंदी में बोलता हूं। किसी बैक्टीरिया की फिजियोलॉजिकल तरीके से, नेचुरल तरीके से उसके अंदर यह कैपेबिलिटी होती है कि वो बाहर के डीएनए को, यानी कि सराउंडिंग के डीएनए को अपने अंदर वो ले सकता है, और इस चीज को हम लोग क्या बोलेंगे, नेचुरल कॉम्पिटेंस। लेकिन मैंने अभी कुछ देर पहले आपको बताया कि ऐसा जरूरी नहीं है कि हर तरीके के बैक्टीरिया में ये प्रेजेंट हो। बहुत सारे बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है बेटा, ये बहुत सारे ग्राम पॉजिटिव भी हो सकते हैं, बहुत सारे ग्राम निगेटिव में भी हो सकता है, लेकिन ये पूरे बैक्टीरिया में ये नेचुरल कॉम्पिटेंस प्रेजेंट हो ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, दूसरी बात, अगर मैं डीएनए के मॉलिक्यूल की बात करता हूं बेटा, तो मुझे यहां पर एक चीज और पता होनी चाहिए।
और वो ये पता होनी चाहिए कि जो डीएनए के मॉलिक्यूल होता है, पहला तो ये एक लार्ज मॉलिक्यूल है, ठीक है, पहला ये लार्ज मॉलिक्यूल है, तो इतने लार्ज मॉलिक्यूल को प्लाज्मा मेम्ब्रेन से गुजारना इंपॉसिबल होता है, ठीक है, कुछ चीजों को छोड़ दिया जाए, ठीक है। दूसरा, इसमें एक चीज और प्रेजेंट है, दैट इज डीएनए मॉलिक्यूल इज ए हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल। डीएनए मॉलिक्यूल इज ए हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल, हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल। अब यहां पर बेटा एक चीज मेरे दिमाग में आती है, एक चीज मेरे दिमाग में आती है, अगर आपने बहुत अच्छी तरीके से अगर फिजियोलॉजी पढ़ी होगी, आपने अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ा होगा, तो आपने जब बहुत सारे प्रोसेस पढ़े होंगे, एक्टिव प्रोसेस, पैसिव प्रोसेस, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ठीक है, ऑस्मोसिस, जब इन सब चीजों को पढ़ा होगा तो आपने वहीं पर एक छोटी सी चीज और पढ़ी होगी, और वो छोटी सी चीज क्या होती है कि अगर कोई चीज अगर लिपिड सॉल्युबल है तो वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बहुत इजीली क्रॉस हो जाती है। और यही सेम चीज जब आपने हार्मोन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पढ़ा होगा तो वहां पर भी ये चीज पढ़ी होगी कि जो आपके लिपिड सॉल्युबल जो हार्मोन होते हैं, उनके जो रिसेप्टर्स होते हैं वो साइटोप्लाज्म में या न्यूक्लियर में होते हैं। लेकिन अगर कोई हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल है, लाइपोफिलिक की बात नहीं कर रहा हूं, अगर वो लाइपोफिलिक है, लिपिड सॉल्युबल है, तो उसके जो आपके रिसेप्टर्स होते हैं वो साइटोप्लाज्म में या न्यूक्लियर होते हैं। लेकिन अगर कोई हाइड्रोफिलिक है, मतलब वो वाटर लविंग है, तो उसके जो रिसेप्टर्स होते हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट होते हैं। और ऐसा इसलिए है क्योंकि कोई भी हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाता है। आ गई बात समझ में? तो हमने तो ये सर आप क्या बोल रहे हो, तो बैक्टीरिया की भी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो भी तो ऐसी होगी, ठीक है, तब उसमें कैसे ये डीएनए मॉलिक्यूल वो बाहर से अंदर ले ले रहा है, सराउंडिंग से ले ले रहा है? ये भी चीज सोचने वाली बात है। तो बेटा इसमें नेचुरल तरीके से इन बैक्टीरिया में कुछ प्रोटीन्स होते हैं, कुछ चैनल्स होते हैं, जिसके थ्रू नेचुरल तरीके से ये लार्जर मॉलिक्यूल को भी, इवन हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल को भी ये अंदर ले सकते हैं। मतलब क्या, डीएनए मॉलिक्यूल को अपने अंदर ले सकते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए, तो ये वाला पॉइंट समझ में आ गया क्या बेटा? और अगर ये वाला पॉइंट समझ में आ गया तो फिर बाकी आगे की चीजें बहुत इजी हैं, ठीक है। तो मैंने यहां पे कॉम्पिटेंस में जब बात की तो मैंने कॉम्पिटेंस को ये बोला कि कॉम्पिटेंस आपका दो तरीके से होगा। एक आपका नेचुरल कॉम्पिटेंस होगा जो कि कुछ बहुत सारे ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है, इसको हम लोग बोलेंगे नेचुरल कॉम्पिटेंस। और कुछ होगा इंड्यूस कॉम्पिटेंस। ठीक है बच्चों, चलिए, तो अब हमें आगे ये देखना है कि किस तरीके से हम लोग इस कॉम्पिटेंस को किसी बैक्टीरिया में इंड्यूस कराते हैं। इसी प्रोसीजर को हम लोग को आगे पढ़ना कि किस तरीके से हम लोग कॉम्पिटेंस को हम लोग इंड्यूस कराते हैं बैक्टीरिया में, क्योंकि हो सकता है कि जो मैंने बैक्टीरियल सेल लिया है उसके अंदर नेचुरल कॉम्पिटेंस प्रेजेंट ना हो। तो आइए हम लोग देखते हैं बेटा उस वाले टॉपिक को। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई तो हम आगे चलें क्या बेटा? ठीक बच्चों, तो हम लोग ने क्या देख लिया अभी तक कि डीएनए की कैरेक्टरिस्टिक्स देख लिए, कॉम्पिटेंस क्या होता है। अब हमें इंड्यूस कॉम्पिटेंस देखना है कि किस तरीके से हम लोग किसी बैक्टीरियल सेल में हम लोग कॉम्पिटेंस को क्या कर सकते हैं, इंड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर मैंने कुछ आपको दिखाकर समझाने की कोशिश की है, बाकी तो मैं आपको यहां पर अभी समझाऊंगा ही। ठीक है, सबसे पहली बात, जो होस्ट बैक्टीरियल सेल्स होंगी, जो आपकी होस्ट बैक्टीरियल सेल्स होंगे बेटा, उसको हम लोग, होस्ट बैक्टीरियल सेल्स बेटा क्या होंगे? वो बैक्टीरियल सेल्स जिसके अंदर हमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए को पहुंचाना है। अभी मैंने कुछ देर पहले ही आपको बताया था। ठीक है, इसको मैं ट्रीट करूंगा कैल्शियम कार्बोनेट या डाइवेलेंट कैटायन से। ठीक है, तो यहां पर मैंने क्या ले लिया बेटा? होस्ट सेल ले लिए, ये आपकी होस्ट सेल है। ठीक है, ग्रीन कलर से जो मैंने बना रखा है ये आपकी क्या है? होस्ट सेल्स हैं। होस्ट बैक्टीरियल सेल्स, ठीक है, जिसको मैंने डाइवेलेंट कैटायन से क्या 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 कर दिया बेटा? आपका ट्रीट करा दिया। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप क्या है? ट्रीटमेंट विद डाइवेलेंट कैटायंस।
कैल्शियम कार्बोनेट से। ठीक है, ये बात में समझ में आ गई क्या? ठीक है, उसके बाद अब मैं क्या करूंगा, इसको आइस ट्रीटमेंट दूंगा। आइस ट्रीटमेंट दूंगा, इंक्यूबेशन ऑफ सेल्स विद रिकॉम्बिनेंट डीएनए ऑन आइस। मतलब ये वाला जो प्रोसीजर अब मैं करने वाला हूं बेटा, इसमें मैं क्या करूंगा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए को, ये वाला क्या हो, कुछ इसमें मैं ये बैक ऑफ द माइंड ये चीज लेके चलूंगा कि कुछ इसमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए है और कुछ नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए है। इस चीज को मैं बार बार बता रहा हूं। ये दो मैंने आपको यहां पर दो तरीके के रिकॉम्बिनेंट वेक्टर्स दिखा रखे हैं। एक तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है इसमें, ठीक, और एक आपके दिखा रखे हैं मैंने यहां पर नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए। इस चीज को आप बहुत अच्छी तरीके से मार्क कर लीजिएगा, ठीक है। और इसको हमने क्या किया, फिर एजिटेट किया। एजिटेट करने का मतलब क्या है, इसको हिलाएंगे, ये टेस्ट ट्यूब को पढ़ के इसको हम लोग थोड़ा सा ऐसे करेंगे। और उसके बाद जो हम लोग करने वाले हैं बेटा, कि यहां पर इंक्यूबेट करने के बाद इसको हम लोग आइस ट्रीटमेंट देंगे। और आइस ट्रीटमेंट देने के बाद हम लोग क्या देंगे, हीट शॉक देंगे। क्या देंगे, हीट शॉक। आपको बहुत ज्यादा डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है बेटा, मैं इसको और डिटेल में समझा सकता हूं, लेकिन आपको बस इतनी कुछ कुछ चीजें जो मैं आपको यहां पर बता रहा हूं, उसी चीजों को आपको याद रखना है, ठीक है। तो यहां पर आप क्या देंगे, हीट शॉक। हीट शॉक, ठीक है। और हीट शॉक देने के बाद हम ये देखेंगे कि कुछ आपके जो बैक्टीरियल बने हैं जिसमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, और कुछ बैक्टीरियल सेल्स बने हैं जिसमें नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए है। और यहां पर मैं वापस से यहां पर क्या करूंगा, आइस ट्रीटमेंट दूंगा। यहां पर इसको फिर से वापस से आइस ट्रीटमेंट दूंगा ताकि ये हीलिंग में हेल्प कर सके। अभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने इंड्यूस कॉम्पिटेंस को, इस पोस्चर को कराने के लिए हमने एक चीज किया। सबसे पहले हमने होस्ट सेल को कैल्शियम कार्बोनेट से ट्रीट कराया, और यही कैल्शियम कार्बोनेट जो होंगे बेटा, ये पोर्स क्रिएट करेंगे किसके अंदर, बैक्टीरिया के अंदर, ठीक है। और फिर उसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, रिकॉम्बिनेंट, उस वाले सॉल्यूशन में हम लोग रिकॉम्बिनेंट डीएनए डाल देंगे। लेकिन मुझे पता है कि कुछ रिकॉम्बिनेंट डीएनए होंगे और कुछ नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए होंगे। फिर हम लोग हीट शॉक देंगे, और हीट शॉक देने के बाद उसको हम लोग वापस से आइस ट्रीटमेंट देंगे। वापस से क्या देंगे बेटा, आइस ट्रीटमेंट देंगे। और इस तरीके से कुछ जो बैक्टीरियल सेल्स होंगे जिसमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए होगा, ठीक है, ठीक, ठीक है। अभी एक चीज हम लोग यहां पर और ले सकते हैं, अभी आपको समझ में आ जाएगा। यहां पर एक बैक्टीरियल सेल और ले लिया, जिसके अंदर ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए या नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए गया ही नहीं। ऐसे बैक्टीरियल सेल्स को जिसके अंदर ये प्रोसेस हो ही नहीं पाए, इसको हम लोग बोलेंगे नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स। इसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। ध्यान से सुनते रहना, ये क्या है आपके, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स, ठीक है। ये क्या है आपके, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स हैं। अब ये दोनों क्या हैं आपके, ये दोनों क्या है बेटा, आपके ट्रांसफॉर्मेंट्स हैं। ये दोनों क्या हैं आपके, ये दोनों ही आपके क्या हैं, ट्रांसफॉर्मेंट्स हैं। क्योंकि दोनों के अंदर क्या है, डीएनए तो प्रेजेंट है, ठीक। ये क्या है आपके, ट्रांसफॉर्मेंट्स हैं, ट्रांसफॉर्मेंट, ठीक है। लेकिन एक चीज मुझे यहां पर और ध्यान देनी है कि ट्रांसफॉर्मेंट्स में कुछ के अंदर रिकॉम्बिनेंट डीएनए है और कुछ के अंदर रिकॉम्बिनेंट डीएनए नहीं है। तो एक को हम लोग बोलेंगे रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट्स, और एक को हम लोग बोलेंगे नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट्स। आ गई बात समझ में, ठीक है। चलिए, तो इस सीक्वेंस को आपको याद रखना है।
और किस तरीके से, जैसे कि यहाँ पर इकोलाई का कल्चर किया, लॉग फेज में था, फिर उसको मैंने कैल्शियम कार्बोनेट से ट्रीट करा दिया, ठीक है, फिर मैंने उसको आइस ट्रीटमेंट दिया, उसके बाद फिर ये जो आपका जो डीएनए था वो इंक्यूबेट करने के बाद अंदर चला गया, हीट शॉक देने के बाद फिर ऐसा हो गया, ठीक है। चलिए, तो मैंने यहाँ पर ये बताया कि ये है आपकी बैक्टीरियल सेल, ये है आपकी बैक्टीरियल सेल, ठीक है, और यहां पर मैंने क्रिएट कर दिया पोर, और इस पोर की हेल्प से बेटा कुछ जो डीएनए थे वो किसके अंदर चले गए, आपके पोर की हेल्प से कहां पर चले गए, इस बैक्टीरिया के अंदर चले गए। और ये जो हैं आपके, ये आपके नॉन रिकॉम्बिनेंट भी हो सकते हैं और रिकॉम्बिनेंट भी हो सकते हैं, वो हम बाद में बात करेंगे, ठीक है, ठीक है। चलिए, तो ये जो बैक्टीरिया मैं अभी लिया हूं, इस बैक्टीरिया को हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रांसफॉर्मेंट, ट्रांसफॉर्मेंट, ठीक है, ठीक है बच्चों। लेकिन याद रखिएगा कि ट्रांसफॉर्मेशन की जो प्रोसेस जो मैंने अभी, इसको हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट मेथड इंड्यूस्ड कॉम्पिटेंस बोलते हैं, लेकिन याद रखिएगा एक चीज को कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, इट मे टेक और इट मे नॉट टेक डीएनए, दिस सेल इट मे टेक डीएनए, इट मे टेक डीएनए और it may not, because it is a by chance event, इट इज ए बाई चांस इवेंट, ये एक बाई चांस इवेंट होता है बेटा। ऐसा जरूरी नहीं है कि हम लोग इस प्रोसेस को करा देंगे और सारे के सारे बैक्टीरिया में ये डीएनए अंदर चला जाएगा, ठीक है। और इसीलिए हमें ये पहचानना पड़ता है कि कौन ट्रांसफॉर्मेंट्स हैं और कौन ट्रांसफॉर्मेंट्स नहीं हैं। तो इसको हम लोग देखेंगे स्क्रीनिंग एंड सिलेक्शन की प्रोसेस में। अब क्या यही केमिकल मेथड ही है सिर्फ और सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन के लिए? नहीं, और मेथड्स भी हैं जिसको मैं आपको यहां पर बता रहा हूं और इस चीज को याद रखना है। ट्रांसफरिंग द रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू द होस्ट, कॉम्पिटेंट होस्ट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन विद रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ठीक है। तो अब हमें क्या देखना है कि डीएनए इज ए, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि डीएनए इज ए हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल, इट कैन नॉट पास थ्रू सेल मेम्ब्रेन्स, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। इट मींस कि डीएनए नॉट लिपिड सॉल्युबल, डीएनए इज, यहां पर मैं लिख देता हूं ताकि आपको याद रहे, नॉट लिपिड सॉल्युबल, नॉट लिपिड सॉल्युबल, ठीक है बच्चों। चलिए, तो हमें प्रोसेस देखना है, ठीक है। तो सबसे पहले, इन ऑर्डर टू फोर्स बैक्टीरिया टू टेक अप प्लाज्मिड, द बैक्टीरियल सेल्स मस्ट फर्स्ट बी मेड कॉम्पिटेंट टू टेक अप डीएनए। मतलब उसमें हम लोग क्या करना पड़ेगा, हम लोग को इंड्यूस करना पड़ेगा, किसको, कॉम्पिटेंस को। और कॉम्पिटेंस वर्ड को मैं पहले ही आपको समझा चुका हूं। केमिकल मेथड मैंने आपको पढ़ा दिया, ठीक है। दूसरा, इलेक्ट्रोपोरेशन मेथड। इलेक्ट्रोपोरेशन मेथड क्या होता है कि बेटा हम लोग इलेक्ट्रिक शॉक की हेल्प से भी हम लोग बैक्टीरिया के अंदर पोर क्रिएट कर सकते हैं, और उस पोर से क्या होगा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए उस बैक्टीरिया सेल में चला जाएगा। ब्रीफ इलेक्ट्रिक शॉक, ठीक है। ब्रीफ इलेक्ट्रिक शॉक क्या करेंगे, पोर्स क्रिएट करेंगे इनटू द बैक्टीरियल सेल। ये क्या करेंगे बेटा, आपके पोर क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो बस आपको क्या याद रखना है, प्रोसेस के नाम याद रखना है, और उसी से हम लोग दूर तक पहुंच जाएंगे, ठीक है। थर्ड की अगर हम लोग बात करते हैं, माइक्रो इंजेक्शन फॉर एनिमल्स। अगर आपको बेटा याद आ रहा होगा तो 12th क्लास में आपने पढ़ा होगा आईवीएफ, और आईवीएफ में आप लोग ने पढ़ा होगा इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, ICSI, ठीक है। तो हम लोग इस पंप को डायरेक्टली ओवम में क्या कर सकते हैं, इंजेक्ट कर सकते हैं, अगर आपको याद आ रहा होगा, ठीक है। तो वही सेम चीज हम लोग यहां पर भी कर सकते हैं बेटा, कि
प्लाज्मिड को हम लोग डायरेक्टली इंजेक्शन की हेल्प से डायरेक्टली कहां पर पहुंचा सकते हैं, बैक्टीरिया में पहुंचा सकते हैं, ठीक है। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, माइक्रो इंजेक्शन। तो याद रखिएगा, पूछता है कि माइक्रो इंजेक्शन किसके ट्रांसफॉर्मेशन में यूज करते हैं हम लोग, एनिमल्स की, प्लांट की, बोथ की, नन। तो याद रखिएगा माइक्रो इंजेक्शन का यूज हम लोग एनिमल सेल्स को ट्रांसफॉर्म करने के लिए करते हैं। अभी सिर्फ और सिर्फ बेटा मैं आपको पढ़ा रहा हूं बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन। आगे मैं एक सेपरेट लेक्चर बनाऊंगा जिसमें मैं आपको प्लांट की सेल को भी ट्रांसफॉर्म करूंगा, एनिमल की सेल को भी ट्रांसफॉर्म करूंगा। तो उस चीज को हम लोग सेपरेट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। फिर मैंने फोर्थ क्या लिख रखा है बेटा, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछता है, जीन गन या बायोलिस्टिक, ठीक है, जीन गन या बायोलिस्टिक। और ये क्वेश्चन नीट में आ भी चुका है, बायोलिस्टिक या जीन गन, ठीक है। किसके लिए यूज करते हैं हम लोग, प्लांट्स के लिए यूज करते हैं। और इसमें करते क्या है बेटा कि हम लोग सेल के ऊपर बॉम्बार्ड करते हैं, जिसमें क्या होता है आपका गोल्ड और टंगस्टन के ऊपर हम लोग डीएनए को रैप कर देते हैं। और जब हम लोग क्या करेंगे, यहां पे लिखा है द सेल्स आर बॉम्बार्डेड, तो जब हम लोग उसके ऊपर बेटा बम की तरह से क्या गोल्ड और टंगस्टन जब उसके फेंकेंगे तो कुछ उसमें एंटर कर जाएंगे और फिर वो सेल क्या हो जाएगी, ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, ठीक है। तो ये दो चीज याद रखना है, बायोलिस्टिक या जीन गन सेम ही चीज है। किसके लिए यूज कर सकते हैं, प्लांट्स के लिए यूज कर सकते हैं। और क्या यूज कर रहे हैं हम लोग, गोल्ड एंड टंगस्टन यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सब चीज हो गई। और लास्ट डिसआर्म्ड पैथोजन। डिसआर्म्ड पैथोजन अगर आपको याद आ रहा होगा बेटा, तो ट्रांसडक्शन की प्रोसेस भी हम लोग ने पढ़ रखी थी। और ट्रांसडक्शन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें मैं बैक्टीरियोफेज जो होता है, बैक्टीरियोफेज अपना डीएनए किसके अंदर इनोकुलेट कर सकता है, बैक्टीरिया के अंदर, ठीक है। तो अगर हम लोग किसी तरीके से बैक्टीरियोफेज जो कि बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है, अगर हम उसको बैक्टीरिया को नुकसान पहुंचाने वाली जीन को अलग कर लें, तो वो पैथोजन बैक्टीरिया के लिए क्या हो जाएगा, डिसआर्म्ड हो जाएगा। और फिर मैं बहुत इजी तरीके से उसको, मतलब उसके डीएनए को कहां पर पहुंचा सकता हूं, बैक्टीरिया में पहुंचा सकता हूं। और इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, डिसआर्म्ड पैथोजन ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो डिसआर्म्ड पैथोजन वेक्टर्स व्हिच व्हेन अलाउड टू इन्फेक्ट द सेल ट्रांसफर द रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू द होस्ट, ठीक है। चलिए, तो मैंने यहां पर 5 चीजें बताई आपको। पहला क्या बताया, केमिकल मेथड। दूसरा क्या बताया, इलेक्ट्रोपोरेशन, ठीक है। थर्ड क्या बताया आपका, बहुत इंपॉर्टेंट, माइक्रो इंजेक्शन। फोर्थ क्या बताया, बायोलिस्टिक या जीन गन, बहुत इंपॉर्टेंट, किसके लिए करते हैं आपका, प्लांट्स के लिए करते हैं। क्या यूज करते हैं, गोल्ड एंड टंगस्टन का यूज करते हैं, जिसके ऊपर डीएनए को रैप करके हम लोग क्या करेंगे, बॉम्बार्ड करेंगे उसके ऊपर, ठीक है। और पांचवा मैंने क्या बताया, डिसआर्म्ड पैथोजन। तो ये पांचों के पांचों जो प्रोसीजर हैं बेटा, ये आपको बिल्कुल दिमाग में घर कर जाना चाहिए। ये क्वेश्चन पूछता है अगेन एंड अगेन, आई एम टेलिंग यू, ठीक है। तो यहां पर होता है आपका 4th और 5 खत्म। अब जो मैं एक छोटा सा लेक्चर लेके आऊंगा लगभग आधे घंटे का, उसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा स्क्रीनिंग एंड सिलेक्शन की प्रोसेस, स्क्रीनिंग एंड सिलेक्शन की प्रोसेस। और वो बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन क्या होता है, ठीक है। ये सब चीजें आपको, व्हाइट ब्लू स्क्रीनिंग क्या होती है, रिपोर्टर जीन क्या होती है, उन चीजों को मैं आपको वहां पर बहुत इजी तरीके से, अच्छी तरीके से बेटा बताऊंगा। और वो लेक्चर मैं कल ही अपलोड करूंगा, प्रॉमिस करता हूं। बस आज इस लेक्चर को देख लिए रहो, ताकि कल जब मैं उस लेक्चर पे आऊं और पूरा लेक्चर पूरा रिवाइज कर लेना बेटा, ताकि आप बेहतर ढंग से चीजों को समझ पाओ। मेरा कोशिश यही रहता है बेटा कि मैं हर एक कॉन्सेप्ट को आपको पढ़ाऊं, ताकि हर एक चीज आप समझ पाओ, ताकि आपके सारे के सारे एमसीक्यूज बन जाएं। मेरे लेक्चर बहुत सारे बच्चे बोलते भी हैं कि सर थोड़ा लेंथी लेक्चर होते हैं। बेटा आई एम वेरी सॉरी टू से, बट मेरा पढ़ाने का तरीका यही है कि मैं हर एक चीज को पढ़ाता हूं, एक चीज को कम से कम 9 से 10 बार रिपीट करता हूं, ताकि जब आप लेक्चर देखो तो हर एक चीज, जब आप लेक्चर देख के निकलो तो हर एक चीज आपके दिमाग में घुस जाए, ठीक है। तो डोंट ट्राई टू मैनिपुलेट द थिंग्स कि सर आप थोड़ा तेज पढ़ाओ, ठीक है बच्चों, ठीक है। तो आपको अगर ये लेक्चर सही लग रहे हो तो बिल्कुल बेटा इस चीज को शेयर करो, ठीक है। कभी कभी कमेंट्स भी कर दिया करो, इतनी मेहनत करता हूं आप लोग के लिए, हो सकता है कि मुझे उससे कुछ एनर्जी ही मिले बेटा, ठीक है। चलिए, तो थैंक यू सो मच। आप इस लेक्चर को पढ़िए और फिर हम लोग कल लेके आते हैं स्क्रीनिंग एंड सिलेक्शन, और वो बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा बेटा, मार्क माय वर्ड। इसलिए उस लेक्चर को बिल्कुल भी मिस मत करना, वो बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है और उससे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तब तक के लिए बेटा थैंक यू सो मच।